नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MSCC कोचिंग में। हम जो है क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम जो है 12th क्लास के फिजिक्स के पहले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर पर चलेंगे। तो हम जो है आज विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और बेसिक पूरा समझने के बाद जो है इसके चैप्टर पर हम आसानी से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए आसानी से देखिए और आपको पूरा गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र समझने से पहले हम ये समझते हैं, चैप्टर में जाने से पहले हम ये समझेंगे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत आखिर होता क्या है। तो विद्युत के बारे में अगर क्वेश्चन सबसे पहले आ जाए मन में कि विद्युत आखिर क्या है, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो विद्युत बोलेंगे, विद्युत जो है एक ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो विद्युत जो है ऊर्जा का हम बोलेंगे एक रूप है। विद्युत एक ऊर्जा का रूप है। आप लोगों को पता है 9th 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत को ना तो हम बना सकते हैं या ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका हम रूप बदल सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है और इस क्लास में भी आपको बेसिक समझना है इसी तरीके से। तो आप समझते हैं, विद्युत जो है, स्थिर विद्युत जो है, स्थिर विद्युत का खोज सबसे पहले 600 ईसा पूर्व हुआ था। स्थिर विद्युत का खोज सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, सबसे पहले 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व पहले यूनानी दार्शनिक जो थे उसका नाम था थेल्स। यूनानी दार्शनिक जिसका नाम था थेल्स, उन्होंने किया था बाल्टिक सागर के किनारे। किस सागर के? तो बाल्टिक सागर के किनारे 600 ईसा पूर्व उन्होंने इसका खोज किया था। वहाँ के पत्थरों को जब उन्होंने रगड़ के देखा था, घर्षण करा के देखा, तब उन्होंने उसमें पाया कि इसमें जो है विद्युत उत्पन्न हो रहा है। लेकिन उस समय बेसिक कॉन्सेप्ट या उपकरणों का उतना उपलब्ध नहीं था, इस कारण से जो है उस समय उन लोगों को उतना पता नहीं चला। तब जाके जो है 10 जून 1752 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं। 10 जून 1752 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन होते हैं वो? तो बोलेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक होते हैं जो अपने घर पर जो है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो अपने घर पर जो है पतंग कंपटीशन में भाग लेते हैं और वो पतंग उड़ाते हैं। तो जब पतंग कंपटीशन आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, पतंग कंपटीशन जो होता है वो बहुत बड़े बड़े पतंग उसमें उड़ाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े पतंग उड़ाए जाते हैं कि वो 1-2 आदमी से के हाइट से भी वो ऊपर होता है। और उस पतंग को जो है जब वो उड़ा रहे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब पतंग उड़ा रहे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब पतंग उड़ा रहे थे तो वो पतंग उनका बहुत ज़्यादा हाइट पे था। बहुत ज़्यादा हाइट पे होने के कारण जो है क्या होता है, उस समय आकाश में लाइटनिंग होने लगती है। उस समय क्या होने लगता है? आकाश में लाइटनिंग। आकाश में जब लाइटनिंग होती है तो आकाश में लाइटनिंग का मतलब बिजली चमकना। बिजली चमकना, जब बिजली चमकने लगती है और बारिश होने लगता है, तब उनके जो पतंग का जो धागा होता है वो धागा भीग जाता है। भीगने से और आकाश में लाइट चमकने से या बिजली चमकने से उनके जो है हाथों को कुछ आभास होता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन को जो है उस समय करंट लग रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर मुझे लग क्या रहा है। तब जाके जो है वो क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी समय कि वो अपने पतंग के डोर में चाबी का गुच्छा टांग देते हैं। चाबी का गुच्छा टांगने के बाद वो देखते हैं कि जब आकाश में लाइटनिंग होती है तब जो है वो चाबी का जो गुच्छा है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है? तो ऊपर की ओर, धागे में ऊपर की ओर जाने लगता है। ये बात वो देखते हैं और उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे भावनाएं आती है। तब वो जो है जाते हैं अपने लैब में,
क्योंकि वो साइंटिस्ट थे तो वो अपने लैब में जाते हैं और बहुत सारे परीक्षण करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सारे परीक्षण करते हैं कि वो सोचते हैं कि आकाश में लाइटनिंग या बिजली क्यों चमकता है और कैसे चमकता है, आकाश में बिजली कैसे चमकता है और क्यों चमकता है। इन पर वो बहुत डिटेल स्टडी करते हैं और देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बादल में जो लाइटनिंग होता है या आकाश में जो बिजली चमकता है वो बादल के घर्षण करने या टकराने से होता है। बादल जब गति करते हैं और गति करते हुए जब एक दूसरे से बादल टकराते हैं तो टकराने के बाद जो उत्पन्न होता है उसी को बिजली कहते हैं। ठीक है, तो ये करंट वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा और उनको पता चल गया कि बादल में जो बिजली उत्पन्न होता है वो घर्षण के कारण होता है। सबसे पहले पता चल गया कि बादल में जो बिजली चमकता है वो घर्षण के कारण होता है। ये बात जानने के बाद, ये बात जब उन्हें पता चली कि घर्षण के कारण होता है, तब उन्होंने बहुत सारे पदार्थों को लिया अपने लैब में। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बहुत सारे पदार्थ लिए और घर्षण कराए, क्योंकि एक बार में तो कुछ नहीं होगा। आप सभी को पता है फिजिक्स में बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो करना चाहते थे साइंटिस्ट कुछ और हो जाता था कुछ। तो बहुत से ऐसे आविष्कार गलती से भी हुए हैं, आप जानते हैं। उसी तरह यहाँ क्या हुआ कि जब वो बहुत सारे पदार्थों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ पता नहीं चला, तब वो जाके जो है क्या करते हैं, एक ग्लास का जो है रोड लेते हैं। किसका रोड लेते हैं? ग्लास का, छड़ जिसको बोलते हैं, ग्लास का रोड लेते हैं। क्योंकि हमको घर्षण कराना है तो दो वो लेना पड़ेगा, तो वो एक और ग्लास का ही रोड लेते हैं। वो एक और ग्लास का रोड लिए। ग्लास का रोड लेके वो बहुत जगह घर्षण कराए, दोनों ग्लास में घर्षण कराया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे पदार्थों से घर्षण कराया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत ज़्यादा परीक्षण करते करते वो लास्ट में तब जाकर जो है बिल्ली के खाल से घर्षण कराते हैं। किसके खाल से? तो याद रखना है, बिल्ली के खाल से जब घर्षण कराते हैं इन दोनों ग्लास को, जब बिल्ली के खाल से घर्षण कराते हैं इन दोनों ग्लास को, तो घर्षण कराने के बाद जब इन दोनों को पास लाया गया, जब घर्षण कराया गया और दोनों को पास में लाया गया, तब उन्होंने देखा कि इन दोनों ग्लास के बीच जो है प्रतिकर्षण हो रहा है। कैसी घटना हुई? तो बोलेंगे प्रतिकर्षण की घटना हुई। जब उन्होंने देखा कि दोनों ग्लास को जब पास लाया गया बिल्ली के खाल से रगड़ के, तब देखा वहां पर प्रतिकर्षण की घटना हुई। तो ये होने के बाद उन्होंने फिर से सोचा कि आखिर इसमें प्रतिकर्षण ही क्यों हुआ, ये दोनों चिपक क्यों नहीं गए, आकर्षित क्यों नहीं हुए। तब जाके और ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए धातु बदल के। अब जहां पर जैसे दो ग्लास रखा गया था तो धातु बदले गए, धातु बदल के एक्सपेरिमेंट किए गए, पता किए गए कि आखिर हो क्या गया, आखिर कैसे हम आकर्षित करेंगे। तो फिर एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने धातु रखा ग्लास का ही, एक धातु उन्होंने ग्लास का ही रखा, लेकिन दूसरा धातु उन्होंने जो है इबोनाइट को लिया। इबोनाइट याद रखेंगे सभी। तो दूसरा धातु क्या लिया? इबोनाइट। तो दूसरा धातु जब वो इबोनाइट लेते हैं और उनको फिर से घर्षण कराते हैं, उनको फिर से जब घर्षण कराते हैं और उन्हें जब पास लाया जाता है, तो इसमें कौन सा घटना घटा? तब यहाँ जो घटना घटा तो उसको बोला गया, वो देखा हुआ इसमें आकर्षण की घटना। कैसी घटना हुई? आकर्षण की घटना हुई। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण की घटना हुई थी, यहाँ पर आकर्षण की घटना हुई, ये देखा गया। अब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, आखिर क्या हुआ। अब वो सोचने लगे, अब वो क्या करने लगे? सोचने लगे कि आखिर यहाँ क्या हुआ जो प्रतिकर्षण की घटना हुई, यहाँ क्या हुआ जो आकर्षण की घटना हुई। ये बातों को उन्होंने बहुत अनुभव किया और समझने का कोशिश किया कि आखिर इसमें उत्पन्न क्या हुआ, आखिर इन दोनों जगह पर उत्पन्न क्या हुआ जो इसमें प्रतिकर्षण हुआ, इसमें आकर्षण हुआ। तब जाके उन्होंने, वहाँ के साइंटिस्टों ने या उन्होंने बोलेंगे या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मान लिया कि दोनों में जो उत्पन्न होता है, जो प्रतिकर्षण कराता है, जो आकर्षण कराता है, उसको हम आवेश कहेंगे।
क्या कहेंगे? आवेश। दोनों में जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। और उन्होंने कहा जब दोनों में जो उत्पन्न हुआ वो आवेश है, तब आवेश में प्रतिकर्षित कैसे हुआ, आकर्षित कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। आवेश जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। तो ये कैसे कहा उन्होंने? तो उन्होंने चुंबक के गुणों को देखकर, आप लोगों को पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव? दो ध्रुव। कौन कौन? तो एक बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, एक बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो चुंबक के गुणों को देखकर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि आवेश में जो है, आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब वहां पर बताया गया अब दो प्रकार कौन कौन होगा? दो प्रकार तो आप बोल दिए, तो दो प्रकार कौन कौन? तो उन्होंने यहाँ पर माना, इन्होंने दो को जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो उन दोनों एक्सपेरिमेंट में उन्होंने माना कि ग्लास में जो उत्पन्न होता है वो प्लस आवेश होगा। उन्होंने कहा कि ग्लास में जो उत्पन्न होता है, ग्लास में जो उत्पन्न हुआ वो कौन सा आवेश हुआ? प्लस आवेश। और जब यहाँ पर प्लस हुआ तो इस ग्लास में भी क्या होगा? प्लस ही होगा। उन्होंने माना है, उन्होंने माना था कि इसमें ग्लास उत्पन्न हुआ, इस ग्लास में प्लस उत्पन्न हुआ तो इस ग्लास में भी प्लस ही उत्पन्न हुआ। लेकिन यहाँ जो इबोनाइट है उसमें उन्होंने माना कि इसमें माइनस उत्पन्न हुआ होगा। देखो माना गया है, फिक्स नहीं था कि प्लस ही हुआ, इबोनाइट में माइनस ही हुआ, सिर्फ माना गया। क्या माना गया? कि ग्लास में जो आवेश उत्पन्न हुआ वो धन आवेश है और इबोनाइट में जो आवेश उत्पन्न हुआ वो ऋण आवेश है। ठीक है। तब उन्होंने कहा कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी इसमें जो उत्पन्न हुआ वो आवेश है और ग्लास में जो उत्पन्न हुआ वो धन है और इबोनाइट में जो उत्पन्न हुआ वो ऋण है। तो उन्होंने कहा आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो उन्होंने माना कि ग्लास में जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे धन आवेश कहेंगे और इबोनाइट में जो उत्पन्न हुआ उसे ऋण आवेश कहेंगे, ये माना गया। लेकिन वहाँ जो जितने साइंटिस्ट थे जो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके साथ, उन्होंने फिर से उनसे क्वेश्चन पूछा, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन से फिर से क्वेश्चन पूछा कि आखिर ग्लास में प्लस ही क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ? इबोनाइट में माइनस ही क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ? लेकिन वो सिद्ध इनको नहीं कर सके कि आखिर ग्लास में जो है प्लस कैसे हो गया, इबोनाइट में माइनस क्यों हुआ। ये क्या किया गया था? सिर्फ माना गया था। क्या किया गया? माना गया। तब जाके अब यहाँ पर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, कैसे पता चला कि धन है ये ऋण है, किसमें धन आवेश हुआ किसमें ऋण हुआ? तो यहाँ पता नहीं चला। तो इनके लिए और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, इनके लिए और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए। तब उन्होंने जो है पहली बार जो है एक थ्योरी दिया जिसका नाम है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। समझिएगा, आवेश उत्पत्ति का आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ध्यान से समझिएगा क्या बात। उन्होंने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें एक थ्योरी दिया गया, एक थ्योरी दिया गया कि मान दिया गया कि आखिर क्यों प्लस हुआ क्यों माइनस हुआ। ग्लास में भी माइनस हो सकता था, इबोनाइट में भी प्लस हो सकता था, क्यों हुआ ऐसा इसमें हम समझेंगे। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो दिया गया ये आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में आपको 2 नंबर का पूछ लेगा। कितने नंबर का? तो 2 नंबर का आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इसमें आखिर क्या हुआ जो पता चला कि धन क्या होगा ऋण क्या होगा। ठीक है, तो समझते हैं। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में कुछ नहीं हुआ था, बस 2 धातु लिए गए थे। कितने धातु? 2 धातु लिए गए थे। 2 धातु, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धातु ये है और दूसरा धातु ये है। 2 धातु लिए गए, हम नाम बता देते हैं, ये इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है? बी है। 2 धातु लिए गए और आप लोगों को पता है धातु के जो बीच में होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं।
आप सभी को पता है धातु के बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोटॉन के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो वही समझिए यहाँ। तो जब ये यहाँ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, और यहाँ भी धातु है, उसके बीच में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें हुआ क्या, जब इनके बीच घर्षण कराया गया। घर्षण क्यों कराया गया? क्योंकि यहाँ पर पता चल गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन को कि बादल में जो बिजली चमकता है, बादल में जो बिजली चमकता है उसका जो कारण है वो है घर्षण। वो किसके कारण होता है? तो घर्षण के कारण, वहां पर पता चला था। इसलिए उन्होंने दोनों धातुओं के बीच जो है क्या कराया, घर्षण कराया। तो हम यहाँ पर करा देते हैं घर्षण। जब घर्षण कराया गया तब देखा, तब जो है क्या हुआ समझिएगा। यहाँ जब घर्षण कराया गया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपना जगह छोड़ के दूसरे में चले जाते थे, अपना जगह छोड़ के वो दूसरे धातु में चले जाते थे, यानी अपना कक्ष छोड़ के वो दूसरे कक्ष में चले गए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अपना कक्ष छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में चला गया, तो यहाँ जो जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आप लोग जानते हैं कोई भी जो धातु होता है वो अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो वो उदासीन होते हैं। वो क्या होते हैं? उदासीन। अब उदासीन कैसे? तो उदासीन समझिए कैसे। जिस धातु में जितना प्रोटॉन का पर आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, या जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। ये समझिए, जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। इसलिए हमको पता है दोनों में जब आवेश समान होता है, दोनों में जब आवेश समान होगा, मानिए जैसे 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। जब बराबर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे आपस में, वो उदासीन हो जाएंगे। इसलिए वो अपना गुण नहीं बताते। तो यहाँ पर गुण बताने के लिए क्या किया गया, घर्षण कराया गया। घर्षण कराने से क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में चला गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और प्रोटॉन का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे मानिए 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 में से एक चला गया तो कितना बच गया, यहाँ 9 बच गया। 10 में से एक चला गया तो कितना बचा, 9। तो 9 बचा, यहाँ 10 है, तो कौन ज्यादा है, तो प्रोटॉन ज्यादा है। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और यहाँ से जब एक चला गया तो यहाँ मान लीजिए 10 था, तो 10 था तो एक आ गया तो कितना हो गया, 11। और यहाँ 10 प्रोटॉन था तो ये 10 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। तब जाके वहां पर निश्चित किया गया जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसको बोलेंगे धन आवेश। क्या बोलेंगे, तो धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया उसको बोलेंगे ऋण आवेश। क्यों ऋण आवेश बोला गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया, यानी प्लस वाला बढ़ गया, प्लस वाले का मान ज्यादा हो गया, प्लस वाले का मान ज्यादा हो गया तो धन हो गया, और यहाँ पर माइनस वाले का मान ज्यादा हो गया, इसके सामने ये बड़ा है इसलिए इसको नेगेटिव माना गया। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो देने वाला होता है, जो कर्ज देता है, वो पहले से ज्यादा ताकतवर रहता है, और जो कर्ज लेता है वो कर्ज लेने के बाद और नीचे जाते जाता है, यानी और कर्ज में जाते जाता है। तो वही समझिएगा, यहाँ भी उसी तरह का काम हो रहा है। देने वाला, याद रखना है, देने वाला जो होता है वो धनात्मक होगा और लेने वाला जो होगा वो ऋणात्मक होगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि जब यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो यहाँ नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। ये आपको जो है एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आज तक का क्लास यहीं तक रहेगा। कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताइए। और ये जो है हमारा था पहला चैप्टर का सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने समझा कि कैसे कैसे विद्युत का खोज हुआ और कैसे कैसे धन और ऋण आवेश का खोज हुआ। तो विद्युत आवेश पहले हमको समझ में आ गया। अब आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे 1-2 लेक्चर के बाद क्षेत्र के बारे में।
विद्युत आवेश और उसके क्षेत्र के बारे में कि वो क्षेत्र कैसे बताता है। तो ठीक है, आप लोगों को अगर हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।